बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने जल्दी से आंसुओं को साफ करके सोनी से पूछा, हाँ और क्या? अम्मा कहती है, तुम चाहे बूझ लो। इसने ऐसे कहा जैसे इसके पास मालूमात का खजाना हो। इस लम्हे मैंने खुद को इससे कमतर महसूस किया। वो मुझे खींचती हुई मासी के पास लेगी। अम्मा बाले को बताओ कि आंखों में मोती होते हैं और जो रोने से गिर जाते हैं। मासी ने हम दोनों को अपने बाजुओं में भर लिया और बोली, हाँ बाले, बच्चों की आंखों में मोतियों के खजाने होते हैं और जो रोने से मिट्टी में मिल जाते हैं। अब नहीं रोना, बस शाम तक तेरी अम्मा एक प्यारी सी गुड़िया लेकर आ जाएगी। इस गुड़िया की आंखों में भी मोती होंगे। हाँ क्यों नहीं। अब जाओ तुम और सोनी खेल लो, मैं रोटी डाल लूँ। मैं और सोनी घने पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। सोनी, मेरी आंखों में मोती नजर आते हैं क्या? हाँ बाबा। वो मेरी आंखों में झांकने लगी। हाँ नजर तो आते हैं, पर इस वक्त मैंने दूर से गाड़ी आते देखी और सोनी की बात सुने बगैर भाग उठा। मेरा ख्याल सही था, अम्मा और अब्बा आ गए थे। इनके साथ वो प्यारी सी परी भी थी जैसे मैंने रात भर ख्वाब देखा था। जरा सी देर में बहुत से लोग हमारे घर जमा हो गए। मासी और सोनी भी आ गई। मैं तो इस गुड़िया सी बहन को देखकर पागल हो गया था। वो दीनू की बहन से बहुत ज्यादा प्यारी थी, नरम नरम सी। मैंने सबसे पहले इसकी आंखों में मोती देखना चाहे, मगर इसने तो आंखें ही ना खोली। अम्मा की तबीयत बहुत खराब थी। अब्बा काम पर जाता था मगर बहुत जल्दी आ जाता था। मासी मीरा घर का सारा काम करती थी, रोटी और सब्जी भी वहीं पकाती थी। मैं और सोनी सारा दिन इस प्यारी सी परी को देखते रहते। फिर अम्मा ने बताया, इस परी का नाम सुगरा है। अम्मा बहुत दिनों तक बिस्तर पर पड़ी रही। अब्बा बेहद परेशान रहता था। इस बार जिम्मेदार का कर्जा बहुत ज्यादा हो गया था और अम्मा की हालत ना ठीक थी, इसलिए वो काम पर जाने के काबिल भी ना थी, बल्कि इसे भी दुआ की ज़रूरत थी और जिम्मेदार ने मजीद कर्जा देने से इनकार कर दिया। ये बातें मुझे इस वक्त पता चली जब अब्बा अम्मा को बता रहा था, अब्बा मैं बड़ा हो जाऊंगा तो सब लुटा दूंगा जिम्मेदार को। मैंने एकदम कहा तो अब्बा चौंक उठा। ना पुत्र, डरने वाली बात ना कर। अल्लाह ना करे मैं कर्जा छोड़कर मरूं और तू इस खौफनाक रस्सी में जकड़ जाए। बस कुछ रोज तक मेरे साथ काम कर, फिर कर्जा झुकाकर शहर चले जाएंगे। वहां मैं कोई अच्छा सा काम कर लूंगा और फिर हम चैन से जिंदगी गुजारेंगे। मगर चैन से जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश एक ऐसा ख्वाब थी जिसकी ताबीर उल्टी होती है। अम्मा का इलाज जिम्मेदार ने ही करवाया और यूं रस्सी के बल सांप की सी गिरफ्त इख्तियार करते चले गए। मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ तो अब्बा के साथ मर्द खाने में काम करने लगा और अम्मा सुगरा की उंगली पकड़े हवेली के गेट में गुम होने लगी। अब 2 पट्टी की चप्पल जिम्मेदारनी सुगरा को दिया करती थी और मैं इतना ही खुश होता जितना पहले होता था। मर्द खाने में बहुत काम होता था। अब्बा थक जाता था। वहां आने वाले मेहमानों को नाश्ता करने से लेकर रात को इनकी टांगे दबाने तक दोहराया जाता था। मैं फुर्ती की बिना रहता था। कभी हवेली से पानी का जग लाओ, कभी रोटी लाओ, भाजी लाओ और कभी हुक्का गर्म करके लाओ और कभी करीब की दुकान से सिगरेट। लेकिन इस तरह अब्बा को फायदा हो गया था। मैं छोटा था, इतना काम करता तो आए गए लोग मेरी मुट्ठी में रुपया या 2 रुपए रख कर चले जाते। मैं वो सारे पैसे अब्बा को दे देता। अम्मा अब्बा की कमाई जिम्मेदार काट लेता था कर्जे में। रात की रोटी अम्मा हवेली से लेकर आती। मेरे हाथ में आने वाले या अब्बा को मेहमानों से मिलने वाले पैसे साफ बच जाते थे जो हमारे दूसरी इंतहाई ज़रूरियात के काम आते थे। अम्मा इन पैसों में से कुछ न कुछ बचा लिया करती थी। दिन यूं ही गुजरते रहे। राजू ने बैठना शुरू कर दिया और फिर देखते ही देखते वो चलने फिरने लगा। जिम्मेदार राजू को मर्द खाने में लाता और मेहमानों को दिखाने और खुद प्यार करने के बाद मुझे दिया करता। इसे बहलाता और इसकी दी जाने वाली चीज़ें चुपके चुपके खा जाता। रफ्ता रफ्ता राजू के सब काम मेरे जिम्मे हो गए। इसके कपड़े धोना, जूते साफ करना, इसके सर में तेल की मालिश करना, नहाने से पहले बदन पर तेल मलना। इस रोज़ मैं बहुत खुश हुआ। काम ज़्यादा हुए तो जिम्मेदार ने मेरी पग्गर भी मुकर्रर कर दी। इस रोज़ बहुत खुश हुआ। मेरी पग्गर तो मुझे नहीं मिलना थी, मगर इस तरह कर्जा जल्दी उतर जाता और मैं अम्मा और अब्बा के ख्वाबों की ताबीर तलाश करने निकल सकता था। फिर राजू के छोटे छोटे जूते हवेली के कबाड़ खाने में ढेर होते गए और इसकी चारपाई की लंबाई बढ़ गई तो मुझे वक्त के गुजरने का एहसास होने लगा। मेरे हाथ पांव भी बड़े बड़े हो गए थे। मैंने हमेशा राजू के पुराने जूते और कपड़े इस्तेमाल किए थे, हमेशा इन्हें पहनकर खुश हुआ था।
مگر جب بھی راجو مجھے پرانے کپڑے یا جوتے دیتا تو میں افسردہ ہو جاتا۔ جی چاہتا کہ میں دکان سے نئے کپڑے لے کر کونے پر بیٹھے درزی سے سلوا کر پہنوں، مگر رسی کے بل ابھی نہ کھلے تھے۔ سگنا چادر اوڑھ کر باہر نکلنے لگی تو اچانک میری سوچ کا اندازہ بدل گیا۔ اماں کل سے سگنا تیرے ساتھ حویلی نہیں جائے گی، میں نے رات کو کھانا کھاتے ہوئے کہا تو اماں چونک اٹھی۔